नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स। 7वां दिन है हमारी डिस्कशन का। सबसे पहले देखिए टॉपिक है आज के डिस्कशन का स्वच्छ युग कैंपेन। देखिए वैसे तो गंगा के पोल्यूटेड होने के काफ़ी सारे कारणस हैं, जो गंगा रिवर हमारी पोल्यूटेड है। एक जिसका इंपॉर्टेंट कारण यह है कि गंगा के आसपास काफ़ी सारे गांव हैं, वहाँ पे ओपन डेफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी वहाँ के लोग ओपन खुले में शौच इत्यादि ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए गंगा है काफ़ी पोल्यूटेड रहती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है स्वच्छ युग कैंपेन, ताकि जो आसपास के गांव हैं वहाँ के लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जा सके, वो खुले में शौच इत्यादि ना जाएं। तो कौन सी मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा 3 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर में है। सबसे पहली जो मिनिस्ट्री है वो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। दूसरी जो मिनिस्ट्री का नाम है वो है यूथ अफेयर्स, और तीसरी जो मिनिस्ट्री है वो है वाटर रिसोर्सेज। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये बनता है। देखिए इस कैंपेन में हर एक ब्लॉक में, यानी कुछ गांव का एक ब्लॉक होगा, वहां पे नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी और वो ये मॉनिटर करेंगे कि कैसे ये कैंपेन काम कर रहा है, कहाँ कमी है, और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मॉनिटरी इंसेंटिव्स का भी प्रावधान है। जो हमारा स्वच्छ भारत कोष है वहाँ से मॉनिटरी इंसेंटिव्स दिया जाएगा स्वच्छ युग कैंपेन के लिए, यानी जो गांव अच्छे से काम करते हैं वहाँ पे मॉनिटरी इंसेंटिव्स दिया जाएगा। तो याद करिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। आगे जो है सीचल मॉडल है यमुना को क्लीन करने के लिए। तो सीचल मॉडल है क्या? देखिए ये जो मॉडल है एक पर्सन के नाम पे है जिसका नाम है बलबीर सिंह सीचल। ये पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने देखिए काफ़ी अहम एक कंट्रीब्यूशन निभाया। पंजाब में एक जगह है काली बेन नहर, मतलब काली बेन ऐसे कुछ कैनल वगैरह है। तो यहाँ ने इन्होंने देखिए बलबीर सिंह सीचल ने काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया और अपना एक मॉडल दिया इसको साफ करने का। क्या है इनके मॉडल में? देखिए ये जो वहाँ पे वेस्ट होता है नदी में, उसको एक प्रकार से कम्युनिटी की सहायता से डिसेंट्रलाइज करके उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। और इवन जो आप कह सकते हैं कि जो वाटर है, यानी उन्होंने क्या कोशिश की, जो भी रिवर बॉडी है इनके मॉडल के हिसाब से उसका वाटर लेवल है वो एक प्रकार से इनफ होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा खासा पानी किसी भी वाटर बॉडी में रहता है तो वो वाटर बॉडी अपने आप एक तरह से साफ हो जाती है। तो ये चीज़ 2-3 चीज़ें हैं इनके पॉइंट्स में, याद रखिएगा। तो सीचल मॉडल टू क्लीन यमुना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि यमुना को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशियली कौन सा मॉडल अपनाने की कोशिश की थी, तो वो सीचल मॉडल है। या फिर जो है वो कहाँ पर ये अपनाया गया था, पंजाब में। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है राजवायु ऐप। तो नाम से ही पता लग रहा है, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन चलाई गई है जिसका नाम है राजवायु। ये राजस्थान की 3 सिटीज जिनका नाम है जयपुर और जोधपुर, उदयपुर। वैसे नाम याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस याद रखिएगा कि राजस्थान की एप्लीकेशन है राजवायु, क्योंकि यूपीएससी कई बार स्टेट सेंट्रिक करंट अफेयर भी पूछ लेती है। जैसे पिछली बार पूछा था कि मेगा फूड पार्क सबसे पहले कौन से स्टेट में स्टैब्लिश किया है, तो इस ऐप के रिगार्डिंग यूं पूछ ले कि ये रिसेंटली जो ऐप है कौन से स्टेट के द्वारा डिक्लेयर की गई थी। वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग जाता है, राज आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए करती क्या है ये ऐप, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इन 3 सिटीज जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन 3 सिटीज के बारे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसें आती थी, वो सारी NO2, SO2 याद रखनी है आपको, CO, NS3, O3, PB, और एक था PM2.5 और PM10। तो ये 8 गैसेस आती थी। तो 3 सिटीज़ के बारे में ये डिक्लेयर करेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा देखिए एक वो जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब डेटा भी रिलीज करेंगे। और इसके अलावा देखिए एक और जो एप्लीकेशन राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी जिसका नाम था दृष्टि। इसमें नाम से नहीं पता लग रहा। तो दृष्टि क्या है, ये देखिए इंडस्ट्रियल एरियाज में पोल्यूशन के लेवल को मेजर करने के लिए काम आएगी राजस्थान के अंदर में। जैसे हमारे नेशनल लेवल पे एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था सफर एप्लीकेशन क्या करती थी, पुणे में सबसे पहले लॉन्च हुई थी। इंडस्ट्रियल लेवल्स में पोल्यूशन कितना है उसको मेजर करने के लिए एप्लीकेशन यूज होती थी। उसी के तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी दृष्टि एप्लीकेशन लॉन्च करी है। अगला जो करंट अफेयर है वो देखिए माइक्रो प्लास्टिक के बारे में है। माइक्रो प्लास्टिक देखिए एक तरह के प्लास्टिक ही होते हैं, लेकिन जो इनका साइज होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे ये देखिए 1 mm से भी कम साइज के ये होते हैं, इनको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। देखिए जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फेस वॉश है, क्रीम है, ये सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें से ये माइक्रो जो प्लास्टिक वो निकलते हैं। काइंड ऑफ लस्चर या फिर आप कह सकते हैं कि शाइन प्रोवाइड करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इनका यूज होता है। लेकिन दिक्कत माइक्रो प्लास्टिक के साथ में ये है कि देखिए ये ना तो ये
इनका एक प्रकार से नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये डिग्रेड नहीं होते। दूसरा ये है जो हमारे वेस्ट वाटर को एक प्रकार से ट्रीट करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनके साइज में भी ये नहीं होते, इतना इनका साइज इतना छोटा होता है कि वहां पे इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, इसलिए सीवरेज के थ्रू एक प्रकार से समुद्र में चले जाते हैं और वहां पे देखिए मछली वगैरह इनको खा जाती हैं और ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। तो नॉन डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसलिए जो है ये माइक्रो प्लास्टिक का टॉपिक पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था, आप देख लीजिएगा इसे। और अगला देखिए जो टॉपिक है वो है एशियन वाटर बर्ड सेंसस डेटा। ये क्या है? देखिए हर साल जो वाटर बर्ड से रिलेटेड ये सर्वे होता है और हर एक कॉन्टिनेंट में ये होता है। देखिए और एशिया का जो हुआ है इस साल 50 साल पूरे हो गए एशियन वाटर बर्ड सेंसस को। और कौन करता है इसे? हमारे इंडिया में कंडक्ट कौन करता है? BNHS। कौन है BNHS? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के एक सहयोग से ये दोनों मिलकर इस सेंसस को कंडक्ट करते हैं और लॉन्गेस्ट रनिंग बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग कैंपेन है, ये प्रोग्राम है। और देखिए इसमें जो बात है ना वो ये है कि जो हमारी वेटलैंड इंटरनेशनल है वो एक प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल है क्या, पूछा भी गया था, ये 2014 में पूछा गया था। तो BNHS हमने पढ़ाई था, ये भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हाईएस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर में जो कंजर्वेशन के लिए एक प्रकार से एक्टिविटीज़ अपनी कंडक्ट करती है। ठीक है, आगे क्या है? आगे देखिए कंट्री की फर्स्ट टाइगर डिपोजिटरी, ये टाइगर सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसका नाम है WII। इन्होंने देखिए जो हमारी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनकी सहायता से ये हमारे देश का सबसे पहला टाइगर रिपोजिटरी बनाई है। इसमें 23,000 टाइगर्स की इंफॉर्मेशन ली गई है, उनकी इमेजेस ली गई हैं और बाद में उनका यूज किया जाएगा। कई बार देखिए मान लीजिए स्मगलिंग वगैरह होती है तो जो ये इमोजीज जो ये ऑलरेडी रिपोजिटरी गवर्नमेंट के पास होगी तो उससे पहचाना जा सकता है कि कहाँ का ये टाइगर है या फिर उनकी स्किन, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इवॉल्व की जा सकती है या फिर पॉपुलेशन असेसमेंट में भी सहायता मिलेगी। तो इसीलिए ये रिपोजिटरी है काफ़ी एक प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकती है। तो किसने इसे बनाया है? टाइगर सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। आगे देखिए पॉपुलर ट्रीज इन कश्मीर। देखिए कश्मीर को वैसे तो पाइन ट्रीज के लिए जाना जाता है। पाइन ट्रीज आपको याद होगा नुकीले जो पत्ते जिसके होते हैं और ये फॉरेस्ट फायर में काफ़ी एक प्रकार से अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स लगती है वहाँ पे जहाँ पे पाइन ट्रीज होते हैं। लेकिन कश्मीर में देखिए पिछले काफ़ी दिनों से जो पाइन ट्रीज हैं उनको काटा गया था टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसको रिप्लेस करके जो बाद में कश्मीर में यानी पाइन ट्रीज को रिप्लेस करके काफ़ी मात्रा में एक प्रकार से पॉपुलर ट्रीज को उगाया गया। पॉपुलर ट्रीज वैसे तो देखिए पॉपुलर ट्रीज है काफ़ी फायदेमंद है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे प्लाई इंडस्ट्री है कश्मीर के अंदर, उसके लिए पॉपुलर ट्री काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। फ्रूट की पैकिंग, सेब काफ़ी मिलते हैं कश्मीर के अंदर, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको यहाँ से वहाँ भेजने के लिए पैकिंग होती है, वो भी पॉपुलर ट्री की सहायता से हो सकती है। तो अच्छा इनकम है वहाँ पे फार्मर्स के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। लेकिन दिक्कत ये है जो पॉपुलर ट्री है वहाँ पे उनका इन्फेक्शन हो जाता है। कॉटन वुड ट्री भी इनको कहा जाता है। तो कॉटन जो इस पॉपुलर ट्री से निकलता है, जो कॉटन निकलता है उससे इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारे जो पॉपुलर ट्रीज हैं उनको गिरा दिया जाए, उनको काट दिया जाए, क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शन उनसे हो रहा था, क्योंकि कॉटन निकलता है और कॉटन से इन्फेक्शन होता है यहाँ से, उस कॉटन से। समझ गए? अगला देखिए टॉपिक है केरला बर्ड एटलस प्रोजेक्ट। केरला गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लाया है, नाम से ही जारी है। तो एम्बिशियस सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट है। क्या करते हैं इसमें? देखिए जो पंछियों यानी पक्षियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अबेंडेंस है केरला के अंदर में, उन सब चीज़ों का एक प्रकार से रिपोजिटरी तैयार कर रहे हैं। और ताकि इससे क्या हो, इससे हर 5 साल बाद इसे किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को रिन्यू किया जाएगा। इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी ऐसी पक्षी की प्रजाति है जो कम हो रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है, और इवन ह्यूमन के एफर्ट्स का क्या फ़र्क पड़ रहा है बर्ड्स की अबेंडेंस पर या फिर दूसरे बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा किसने चलाया है, जो वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने चलाया है बर्ड काउंट इंडिया की सहायता से। और एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ह्यूमन सेंटर एफर्ट फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। तो याद रखिएगा, ठीक है। मतलब देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, ये अब क्या है कि यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्वायरमेंट की। तो अब जो ये करंट अफेयर्स हैं थोड़ी बहुत हमें ये भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी हर साल नए से नए क्वेश्चंस लाता है। तो ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हमें साथ साथ देखते रहना चाहिए। ह्यूमन सेंटर एफर्ट इकोलॉजी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। आगे है देखिए एक थोड़ा सा बस फैक्ट याद रखिएगा
कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने डिस्कस किया था। तो अब आप ये याद रखिएगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तो इन्वायरमेंट ही है, और कौन से एक्ट के अंदर में आता है, ये आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया था। कोस्टल रेगुलेशन जोन में क्या होता है, कोस्ट के सहारे, कोस्ट के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी पर बैन होना चाहिए, और 4 जोन्स में डिवाइड किया गया था कोस्टल रेगुलेशन जोन को। वो सारी चीज़ें हमने इस कोस्टल रेगुलेशन जोन में डिस्कस की थी। एक्ट उस टाइम हमने नहीं डिस्कस किया था। तो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मांझा थ्रेड क्या है? मांझा थ्रेड देखिए, जो काइट यानी पतंग वगैरह जिससे उड़ाई जाती है, जिसको रील कहते हैं, कुछ भी धागा कह लो, मांझा कह लो, ये होता है। देखिए ये ना काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि आजकल चाइनीज़ मांझा या फिर नाइलॉन कॉटन, ये जो मांझा है जिस पे ग्लास की कोटिंग कर दी जाती है, काफ़ी खतरनाक और काफ़ी तीखा, ये मतलब एक प्रकार से इंटेंसिव हो जाता है, काफ़ी धारदार ये हो जाता है। तो इससे ना काफ़ी तरह के नुकसान पहुंचते हैं। जो हमारे पक्षी वगैरह हैं जो आकाश में उड़ रहे होते हैं, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। कई बार तो ऐसी खबरें भी निकल के आई थी, दिल्ली में जो छोटे बच्चे हैं उनके गले में भी लग के उनकी मौत हो गई थी। ये इसलिए इस मांझा पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। तो कौन से, किसने पिटीशन फाइल की थी? पेटा ने पिटीशन फाइल की थी, और उस पर एक्ट करते हुए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है कि नाइलॉन कॉटन चाइनीज जो मांझा है जिस पे ग्लास की कोटिंग की होती है, उसको यूज नहीं कर सकते। और ये इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट थी, एनिमल्स के लिए थ्रेट थी, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी थ्रेट था। आगे देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ये देखिए फर्स्ट एक प्रकार से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे। 7 थीम्स थी इनके अंदर में, और 7 थीम कौन कौन सी थी? ये थी फूड एंड न्यूट्रिशन, जैसे एडप्शन टू क्लाइमेट चेंज। सातों की सातों तो आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस एग्जांपल देने के लिए इस प्रकार की थीम्स थी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडप्शन टू क्लाइमेट चेंज। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी कि सबसे पहले तो यूँ पूछे कि वहाँ भाई कोई ऐसी चीज़ है एग्रो बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस, फिर उसमें से 7 थीम्स है, ये है कि नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन कहाँ हुई थी इस बार की कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी दिल्ली में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे क्या है? आगे है नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। नेशनल ग्रीन क्रॉप्स देखिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। एक प्रकार से ये यंग चिल्ड्रंस की ऑर्गेनाइजेशन है। इस नेशनल ग्रीन क्रॉप्स एक प्रकार के यंग चिल्ड्रंस की ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें चिल्ड्रंस को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तैयार किया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट के बारे में खुद तो अवेयर हो ही हो, बल्कि इन्वायरमेंट के बारे में दूसरों को भी अवेयर कर सकें। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री तो देखिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, लेकिन नेशनल ग्रीन क्रॉप्स वैसे आती है इको क्लब के अंडर में, तो याद रखिएगा। उसके बाद में आता है कलिंग ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? देखिए हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें 6 शेड्यूल्स हैं। 6 शेड्यूल्स में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उसमें उसके अंदर में जो एनिमल्स आते हैं उसको मारने की सज़ा बढ़ती जाती है। जैसे शेड्यूल 1 में, मतलब ऊपर वाले में ज़्यादा होती है। जैसे शेड्यूल 1 में है हमारे टाइगर्स हैं, तो टाइगर्स को मारने की सज़ा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अलग अलग सज़ा होती जाएगी। तो अब क्या है, कई बार देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे ह्यूमन बींग्स को या फिर उनके इकोनॉमी को, उनके रिसोर्सेज को काफ़ी खतरा पहुंचता है। पिछले कुछ दिनों में ये जो 3 ऐसे एनिमल्स थे, जैसे नीलगाय, रिसस मंकी और वाइल्ड पिग्स, काफ़ी फेमस थे। जैसे मंकी का एग्जांपल लें तो देखिए शिमला में काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे, ह्यूमन बींग्स को काफ़ी तंग कर रहे थे। नीलगाय के बारे में फेमस था कि जो बिहार में काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे ये। और इसी तरह वाइल्ड पिग्स जो है वो काफ़ी इनसे खतरा पैदा हो रहा था उत्तराखंड के अंदर में। तो वहाँ के स्टेट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मांग की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम इन्हें मार सकें 1 साल तक कम से कम, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस चीज़ को कहते हैं कलिंग ऑफ एनिमल्स। तो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 1 साल तक के लिए उनको परमिशन दे दी कि आप 1 साल तक अगर मारते हो, वैसे देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सज़ा मिलेगी वैसे मारेंगे तो, लेकिन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने छूट दे दी कि 1 साल तक इनको मारा जा सकता है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ह्यूमन्स के लिए एक प्रकार से खतरा पैदा ये हो रहे हैं। तो बस आप ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। अब ये तीनों कौन कौन से शेड्यूल के अंदर में आते हैं ये नहीं पूछेंगे, वैसे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अंदर में आते हैं तीनों शायद। और लेकिन ये काफ़ी एक प्रकार से इलॉजिकल सा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि काफ़ी डीप में क्वेश्चन। देखिए यूपीएससी पूछती है ना, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेती है, कुछ उसके कारण होते हैं, या तो वो चीज़ न्यूज़ में होती है इसलिए पूछती है। ये वैसे तो जो करंट अफेयर है पिछले साल का करंट अफेयर है, लेकिन लॉजिक वही है कि यूपीएससी जो पिछले 4-5 सालों के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछ लेती है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाती कि बिल्कुल शेड्यूल यूं भी पूछ ले कि कौन से शेड्यूल के अंदर में आता है। और देखिए 1-2 बार पूछ भी ले तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है चीज़ों को। ऐसे तो हम सारी चीज़ें तो नहीं रटना स्टार्ट हो जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा देख के याद करना पड़ेगा। मेमोरी काफ़ी दिमाग की कमी रहती है, स्मार्ट वर्क करने की हमें आवश्यकता है।
अगला देखिए ये है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो भी इनिशिएटिव्स है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी, डिसेमिनेट यानी फैलाएगी, अवेयरनेस फैलाएगी, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये सहायता प्रोवाइड करेगी। तो याद रखिएगा इसके बारे में, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है ये, तो वही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिसेमिनेट करना और फिर सहायता प्रोवाइड करना पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर में। अगला है ड्राफ्ट विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। देखिए काफ़ी बार ऐसा आपने देखा होगा कि सोलर प्लांट को इस्टाब्लिश करने के लिए या फिर विंड पावर को इस्टाब्लिश करने के लिए काफ़ी ज़मीन का यूज होता है। तो स्टेट ने क्या सोचा कि विंड पावर तो देखिए काफ़ी एक प्रकार से प्रोड्यूस होती है रात के समय में, और दिन में सोलर जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टेट ने सोचा कि दोनों एक प्रकार से हाइब्रिड पॉलिसी बनाई जाए, और जहाँ जहाँ पे सोलर पावर प्लांट हमने इस्टाब्लिश कर रखे हैं वहाँ पे विंड के प्लांट्स भी लगाएं, ताकि दिन में हम सोलर एनर्जी पैदा कर सकें और रात को विंड एनर्जी पैदा कर सकें। तो इस प्रकार की सरकार ने पॉलिसी बनाई, और ये फिनेंस मिलेगा इस पॉलिसी, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस प्रकार से प्लांट इस्टाब्लिश करेंगे, हाइब्रिड प्लांट इस्टाब्लिश करेंगे विंड के और सोलर के, उनको फाइनेंस मिलेगा ईडा से। ये है ईडा, तो वैसे इंश्योरेंस का होता है, नाम ये है IREDA। ये क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। इसका नाम है देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यूपीएससी ने 2015 में यूं पूछा था कि क्या ये कंपनी है, तो लिमिटेड है लास्ट में, तो कंपनी है डेफिनेटली। तो ये कंपनी है जो हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। और दूसरा ये 1987 में जब इस्टाब्लिश किया गया था तब से ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, यानी पैसे भी देता है। हमने देखा जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इस हाइब्रिड पॉलिसी के अंडर में प्लांट्स इस्टाब्लिश कर रहे हैं, जिसमें दोनों हो, सोलर पावर प्लांट्स भी हो और विंड प्लांट्स भी हो, तो उसको फिनेंस देगी एजेंसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है ये। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन बनता है वो ये है कैप्टिव यूज। कैप्टिव यूज क्या होता है? कैप्टिव यूज ये होता है कि देखिए मान लीजिए कोई हमारा आयरन का प्लांट है, आयरन का प्लांट मान लीजिए उसको काफ़ी बिजली की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करेगा, बजाय कि किसी से बिजली लेने के वो खुद से ही एक प्रकार से वहाँ पे अपने आसपास के एरिया में माइनिंग करेगा कोयले से, और थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे इस्टाब्लिश कर देगा। तो जो भी स्टील प्लांट में या आयरन का जो प्लांट है वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो खुद के द्वारा माइनिंग किए हुए थर्मल प्लांट से वो बिजली पैदा कर लेगा। वैसे ही कैप्टिव यूज मतलब जो भी कोई इंडस्ट्री खुद के लिए ही बिजली बनाती है प्लांट से, तो वो होता है कैप्टिव यूज, चाहे वो ये हाइब्रिड पॉलिसी के अंदर बनाया हुआ प्लांट हो या फिर दूसरा कोल प्लांट हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये कैप्टिव यूज होता है। दूसरा ये छूट है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से बिजली बना रहे हैं वो थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी बेच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रीलिम पे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है समुद्र पहरेदार। समुद्र पहरेदार एक तरह से जॉइंट ऑयल स्पिल प्रोटेक्शन एक्सरसाइज थी। जब भी ऑयल स्पिल हो जाता है, आपको याद होगा चेन्नई के कोस्ट के नज़दीक अभी ऑयल स्पिल हुआ था, 2 जहाज आपस में टकरा गए थे, काफ़ी नुकसान उससे हुआ था। तो अभी इंडिया और श्रीलंका ने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी की, ताकि तभी अगर इंडियन ओशन में या आसपास के एरिया में किसी तरह का ऑयल स्पिल होता है तो मिल के काम कर सकें। तो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑयल स्पिल से निपटने के लिए, याद रखिएगा। आगे है निर्धुर। निर्धुर क्या है? देखिए नीरी है नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR तो आपको पता ही होगा। अब दोनों ने मिलकर एक ना स्टोव का निर्माण किया है, मल्टी फ्यूल डोमेस्टिक कुकिंग स्टोव। खाना बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही होगा। ये एक ऐसा स्टोव है जिसमें वुड के साथ साथ बाकी कई तरह के फ्यूल जैसे कोल, काउडंग, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, ये सब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव या फिर सर्टिफाई करती है? मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, और ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों पर भी एक प्रकार से मानकों पर खरा उतरता है। ये स्टोव जो बनाया है किन्होंने? नीरी एंड CSIR ने। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा नीरूधर है क्या ये। अगला है देखिए हकी हाबा। हकी हाबा क्या है? क्या लगता है आपको नाम से क्या होगा ये? देखिए ये है बर्ड फेस्टिवल है। ये बर्ड फेस्टिवल तीसरा बर्ड फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था। ये हुआ यहाँ पे दरोजी स्लोथ बियर सेंचुरी है। कहाँ पे है? हम्पी के नज़दीक है ये। और हम्पी कहाँ पे आता है? कर्नाटका में ये आता है। और थर्ड ये कंडक्ट हुआ था यहाँ पे हम्पी के नज़दीक कर्नाटका में। पहले 2 कहाँ हुए थे वो आप याद रखने की आवश्यकता है नहीं। और किसने कंडक्ट करवाया था? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिल के कंडक्ट करवाया था। इको टूरिज्म बोर्ड और दूसरे जो एसोसिएशन हैं उनके साथ मिलकर कंडक्ट करवाया था। क्या उद्देश्य था इसका? देखिए पक्षियों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनको कंजर्व करना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो इसका उद्देश्य था जो ये हकी हाबा कंडक्ट करवाया गया था। क्या है ये? बर्ड फेस्टिवल, याद रखिएगा। आगे क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी।
सेंट्रल जू अथॉरिटी देखिए जो हमारे पूरे देश के चिड़ियाघर वगैरह हैं उनका रख रखाव करती है, उनको चिड़ियाघर इस्टेब्लिश करने में परमिशन प्रोवाइड करती है। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1992 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में ये आती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। और कौन से एक्ट के अंदर में इसे इस्टेब्लिश किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और वैसे ये जो हमारी कन्वेंशन है साइट्स की, कौन सी कन्वेंशन है आप बताइए? साइट्स की हमने डिस्कस की थी, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। ये थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विद रिस्पेक्ट टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज, इस तरह की कन्वेंशन थी। और पहले इसे वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते थे। और याद रखिएगा सारी चीज़ें, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की जो स्मगलिंग वगैरह है उसको रोकने में एक प्रकार से ये जो कन्वेंशन है वो सहायता करती थी, आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करवाती थी। तो वहाँ से भी एक प्रकार से अप्रूवल लिया है, समझ गए? अप्रूवल का मतलब ये होता है कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कोई भी आपके चिड़ियाघर में, आपके देश के चिड़ियाघर में ऐसा कोई स्पीसीज ना आ जाए जिसको गैर कानूनी ढंग से जिसकी तस्करी की गई है। अगला देखिए ये है बर्ड्स ऑफ बनी ग्रासलैंड्स बुक। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों एक बुक रिलीज़ की थी और ये थी बर्ड्स ऑफ बनी ग्रासलैंड्स, इसका नाम था। काइंड ऑफ ये देखिए ये है हमारे कच्छ रीजन जो है गुजरात में, वहाँ पे ये एरिड ग्रासलैंड है, बनी ग्रासलैंड्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये रीजन है इसलिए फेमस है क्योंकि ये लास्ट नोन हैबिटेट है चीता का। तो 2-3 है वहाँ पे, एक इंस्टीट्यूट है गाइड, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म तो अभी पता नहीं, लेकिन गाइड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। और उन्होंने, वहाँ के साइंटिस्ट ने ये बुक बनाई थी और प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिलीज़ किया था। तो बस आप ये याद रखिएगा, कई बार जो क्योंकि न्यूज़ में है तो पूछ लेती है यूपीएससी, और तो कुछ नहीं। अगला देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखिए साइट्स जो हमने अभी डिस्कस की थी उसकी जो फाउंडेशन, यानी जब साइट्स की जो ट्रीटी थी जब फॉर्म में आई थी तो उसी दिन यानी 3 मार्च को ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है लिसन टू यंग वॉइसेस। तो ये थीम याद रखिएगा। जो भी ये इंपॉर्टेंट डेज होते हैं या फिर जैसे इन्वायरमेंट डे और ये सब जो डे हैं 2017 की कम से कम हमें थीम याद होनी चाहिए। तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की 2017 की जो थीम है वो है लिसन टू यंग वॉइसेस। तो बस खत्म हो गए आज के डिस्कशन में, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।